सब बच्चों को नमस्कार। आज हम क्लास 9वीं की कुछ एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको आपके प्री बोर्ड्स और जो मिड टर्म्स एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी टर्म 1 के उसमें हेल्प करेंगी। तो हालांकि ये इंग्लिश में थी, उनको हिंदी में कन्वर्ट किया गया, तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पाए। सीबीएसई और जो एनसीईआरटी की बुक्स में ये प्रॉपरली मिली नहीं, इसलिए आपके लिए कन्वर्ट की गई है ये। तो पहला जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थों की संरचना समान होती है और निकल के अलावा अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों का उदाहरण दिया जा सकता है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो एक तो हमारा शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये सही है। और तीसरा जो है शुद्ध पदार्थों की संरचना समान होती है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है हमारा लोहे की बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? एक जंग और एक भौतिक और रासायनिक ही इसके और साथ ही रासायनिक परिवर्तन है। विघटन और ये एक भौतिक परिवर्तन है जंग, और ये एक रासायनिक परिवर्तन है विघटन, और एक ही रासायनिक परिवर्तन है। तो जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक तो हो ही नहीं सकता, और जो है ब्रेक डाउन भी नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर हमारा। उसके बाद है सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिश्रण होता है उसका जो है विषम और टंडल प्रभाव दिखाता है। सजातीय और जो है समजातीय होगा ये, और टिंडल प्रभाव विषमागी और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, सजातीय और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। तो असल में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है वो कंप्लीट मिश्रण होता है और साथ में टिंडल प्रभाव भी वो नहीं दिखाता है। तो इसमें आएगा हमारा डी ऑप्शन। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आयोडीन को टिंचर में एसिटिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, ये घोल बनाया जाता है। आयोडीन को जो है हम टिंचर के अंदर जैसे मिक्स करके टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, तो इसके अंदर एंटीसेप्टिक गुण आ जाते हैं। मतलब ये आपके जख्म वगैरह पे लगाने में मदद करता है, कीड़े वगैरह को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। तो इसमें हम किसके अंदर मिलाते हैं इसको? पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, वैसलीन में आयोडीन, पानी में आयोडीन, या शराब मतलब यहाँ पे अल्कोहल है, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में सजातीय है? इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर एक जैसे कण है या पूरी तरह से मिक्स है। समागी मिश्रण सजातीय का मतलब यहाँ पे समागी मिश्रण से है। तो प्रश्न 5 के अंदर हम देखेंगे बर्फ, लकड़ी, मिट्टी और वायु, इनमें से बताना है हमने। तो पहला बर्फ और चौथा वायु, इनके अंदर एक जैसे होते हैं, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? अब ये जो है आपके एनसीईआरटी के भी एमसीक्यूज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल आपका एग्जाम होने वाला उसके लिए। कौन सा भौतिक परिवर्तन? लोह धातु का पिघलना, लोह में जंग लगना, लोहे की छड़ का झुकना, लोहे धातु का तार के रूप में खींचना। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला, तीसरा और चौथा, ये सारे जो हैं भौतिक परिवर्तन है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है, ये बताना है हमने। लकड़ी का कृष्य, लकड़ी का जलना, लकड़ी काटने का कार्य, लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना। इसमें से रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो सिर्फ लकड़ी का कृष्य जो है कह सकते हैं हम, और साथ में लकड़ी का जलना भी होगा। तो पहला और दूसरा दो चीज़ें हो गई इसके अंदर, 7th का ए हो जाएगा हमारा। एक तीसरा पदार्थ बनाने के लिए दो पदार्थों ए और बी को प्रतिक्रिया करने के लिए बनाया जाता है। निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार 2A + BB। तो इसमें एक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, ये बताना है हमने। उत्पाद A2B पदार्थ और B के गुणों को दर्शाता है। उत्पाद की हमेशा एक निश्चित संरचना होती है। इस प्रकार बनने वाले उत्पाद को यौगिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बनने वाले उत्पाद एक तत्व हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। दो रासायनिक परिजातियां X और Y एक साथ मिलकर एक उत्पाद P बनाते हैं जिसमें X और Y दोनों शामिल हैं। तो इसमें
X प्लस पी साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा X और Y को सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। X, Y और P प्रजातियों के संबंध में लिखने से कौन सा सही है? तो इसमें हम देखेंगे कि जो P एक यौगिक है, X और Y यौगिक हैं, X और Y तत्व हैं, और लास्ट है हमारा P एक निश्चित संगठन होता है। तो इसमें आएगा 1, 3 और 4, डी ऑप्शन आएगा हमारा। तो ये हमारे जो है दूसरे पार्ट के टोटल 9 क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी बुक के भी हैं और एग्जाम्पली प्रॉब्लम के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर 5 के। 5 जो है आपका कोशिका वाला पार्ट है, उसके अंदर से इसके अंदर थोड़े प्रश्न ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टिकलर बनाया जा सकता है, मतलब आप उसको क्रिस्टल के रूप में जो है भंडारित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसकी बात की गई है। एक जीवाणु, एक अमीबा, एक वायरस, एक शुक्राणु। तो यहाँ पे सीधे तौर पे अगर हम देखें तो बाकी 3 जो हैं, जीवाणु, अमीबा और शुक्राणु जो हैं आपके क्या होते हैं, सजीवों की श्रेणी में आते हैं, जबकि वायरस को ना सजीव में माना जाता है ना निर्जीव में। तो इसका उत्तर हमारा होगा सी, वायरस। एक सेल सूज जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी, कब? जब सेल में पानी के अणुओं की एकाग्रता आसपास के माध्यम से पानी के अणुओं की एकाग्रता से अधिक होगी। आसपास के माध्यम से में पानी के अणुओं की सांद्रता पानी के अणुओं की तुलना में अधिक, सेल से में एकाग्रता, सेल के आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की एकाग्रता समान होगी और पानी के अणुओं की एकाग्रता को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो है बी ऑप्शन, आसपास के माध्यम से पानी के अणुओं की सांद्रता पानी के अणुओं की तुलना में अधिक होती है। तो सेल में, क्योंकि जब बाहर से पानी अंदर प्रवेश करेगा तो ही सेल का आकार बढ़ेगा। गुणसूत्र जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन और आरएनए, तो दोनों चीज़ें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन, इसमें ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा विकल्प राइबोसोम का कार्य नहीं है? अब इसमें हम देखेंगे, एक प्रोटीन अणुओं के निर्माण में मदद करना, ये एंजाइम के निर्माण में मदद करना, ये हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, ये स्टार्च अणुओं के निर्माण में मदद करता है। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा कि हमें बताना है कि कार्य नहीं है। तो ये हार्मोन के निर्माण में और स्टार्च, तो तीसरा और चौथा नहीं है, पहला और दूसरा वो कार्य करता है। तो इसके अंदर हम सी ऑप्शन करेंगे। इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? अब इसमें ये नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। ये साइटोप्लाज्म के विभिन्न विक्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। ये ऊर्जा उत्पाद की साइट हो सकती है। ये सेल की कुछ जैविक रासायनिक गतिविधियों के लिए साइट हो सकती है। 5वें का आएगा सी, ये ऊर्जा उत्पाद की साइट हो सकती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बाकी तीनों सही हैं। परासरण की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, ध्यान से पढ़ें और सही परिभाषा का चुनाव करना है हमने। एक अरात्प्यारे झिल्ली से माध्यम से उच्च सांद्रता वाले कशेतर कोशिका में कम सांद्रता वाले कोशिका में पानी के अणुओं की आवाजाही, विलायक के अणुओं की उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति, एक परागमय झिल्ली के माध्यम से उच्च एकाग्रता से समाधान की कम एकाग्रता के लिए विलेय अणुओं की गति, एक अर्ध परागमय झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता के विलेय की अणुओं की गति। तो इसमें हमें बताना है परिभाषा। तो परिभाषा इसमें जो करेक्ट है वो पहली है कि अर्ध परागमय झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना। पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। प्लाज्मोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो इसमें हमें लिखना है हाइपोटोनिक माध्यम से प्लाज्मा झिल्ली का टूटना, हाइपोटोनिक माध्यम से साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। तो ये प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है कि इसके अंदर आपके सेल से पानी अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, तो इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली से ढका होता है? एकल झिल्ली से रिक्तिका हमारे वैक्यूल्स जो हैं वही ढके होते हैं। झूठे वाक्यों का पता करना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है हमने इसके अंदर। गोल्जी तंत्र लाइसोसोम निर्माण में शामिल है। न्यूक्लियोलस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए होता है, इसलिए वे अपने स्वयं संरचक बनाने सक्षम है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म का। तो ये तीनों सही हैं, पहला है गलत है, तो इसका ए ऑप्शन। सही वाक्य का पता करना है हमने। लाइसोसोम के में पैक एंजाइम RER
के माध्यम से बनते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन उत्पादन करते हैं। बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा झिल्ली के विनाश से संबंधित है और न्यूक्लियोलाइड यूकैरियोटिक नाभिक के न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होता है। तो इसके अंदर जो है 10वें का ए अगर हम बात करें, इसमें फर्स्ट आएगा, बाकी गलत है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनेक विषयों और औषधियों के वितरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 11th का जो है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ध्यान रखना है आपने। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? इसमें किसी न किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको लिखना है। प्रोकैरियोटिक और अपरिभाषित परमाणु कोशिका को के रूप में जाना जाता है। इसमें 13th का है आपका डी ऑप्शन, न्यूक्लियोइड्स। साधारण शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिका अंग है 14th में अगर हम बात करें तो इसमें है गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सी रिक्तिका का कार्य नहीं है अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आएगा डी ऑप्शन। इसमें आप अपनी हिंदी जो है, अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें साथ में ले लें, कुछ कन्वर्जन्स प्रॉपर नहीं हो पाई हैं इसके अंदर। अमीबा अपना भोजन एक परिकायों के माध्यम से करता है जिसे कहा जाता है। 16th की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन, एंडोसाइटोसिस। ये प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अमीबा खाना खाता है। एंडोसाइटोसिस जैसे कोई भी अमीबा है उसके आसपास जो खाने के कण होंगे तो वो पदनाभ के हिस्से को बड़ा करके और उसको खाने को अंदर ले जाता है, इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। इनमें से किसी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये आएगा बैक्टीरिया। सिल्वर नाइट्रेट विलेन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग एंडोप्लाज्मिक इसमें करेंगे हम गोल्जी उपकरण के लिए, बी ऑप्शन हो गया ये। नाभिक के अलावा अन्य ऑर्गेनल जिसमें डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अलावा जिसके अंदर डीएनए होता है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की रसोई, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है ये तो आपके, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कोशिका में लिपिड अणु संश्लेषित होते हैं, कहाँ पर बनते हैं? ये कुछ कॉमन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है। उसके बाद सेल पहले से मौजूद सेल में उत्पन्न होता है। हेक्कल द्वारा कहा गया था या विर्चो द्वारा कहा गया था, हुक या सेल्डन द्वारा कहा गया था? तो इसमें जो है विर्चो ने कहा था प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। कोशिका सिद्धांत द्वारा किया गया, इसके अंदर हम देखेंगे सेल्डन एंड शोमैन की थ्योरी आई थी। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम। कोशिका झिल्ली से बना ऑर्गेनल एक जो है अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 26 आया नहीं प्रॉपर, 27 पे आ जाते हैं। लाइसोसोम उत्पन्न कहाँ पर होता है ये बताना है हमने। तो गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम जो है बनता है। जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसमें आपको पता ही है, जीवित कोशिका लिविनहॉक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिकाओं की खोज लिविनहॉक ने करी थी। बेमिल को चुने, जो सही से नहीं जुड़े हुए उनको बताना। बेमिल एक अर्ध परेगा झिल्ली में पानी की गति उसके घुले पदार्थों की मात्रा से परिभाषित होती है। प्लाज्मा झिल्ली में पौधों के काइटिन शर्करा होती है, तो ये डी ऑप्शन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा चैप्टर 6 उत्तक वाला जो पार्ट है उसके MCQs देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा स्क्लेरेनकाइमा, ये आपने पढ़ा भी है। कोलनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा मृत। गलत वाक्य का बताना है पता करके। तो इसमें एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम स्थायी उत्तक होते हैं, ये गलत वाक्य है। तीसरे का तने का घेरा किससे बड़ा होता है? जो तो इसमें पार्श्व विभजोतक उत्तक। किसी कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है,
ये आएगा आपका सहयोगी कोशिकाएं। आंत पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, इसके लिए किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? इसमें हम देखेंगे स्तंभकार उपकला कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक व्यक्ति या एक्सीडेंट हो गया जिसके हाथ की 2 लंबी हड्डियां छिन्न भिन्न हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो निम्न में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो इसमें हम देखेंगे लिगामेंट ब्रेक। टेंडन और लिगामेंट के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका, काम करते और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ पैर आदि को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डी, कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए कंडरा को अनुमित करती हैं और खींचती हैं, तो ये डी ऑप्शन आएगा। इसके अंदर कौन सी मांसपेशियां अनिच्छिक रूप से कार्य करती हैं, बिना आपकी इच्छा के जो कार्य करती हैं? उसके अंदर अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन, सेकंड और थर्ड, चिकनी मांसपेशियां और हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो अपने आप कार्य करती हैं। पौधों में विभजोतक उत्तक की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन, स्थानीकृत और विभाजित कोशिकाएं, जो है नहीं एपिडर्मिस का एक कार्य, एपिडर्मिस इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है वो बताना है हमने। तो इसमें आएगा आपका पानी का संचालन, एपिडर्मिस का कार्य नहीं है। गलत वाक्य का चयन करना है। इसके अंदर हम देखेंगे कि सी ऑप्शन, टेंडन गैर रेशेदार उत्तकों और नाजुक होते हैं, कार्टिलेज में नहीं पाया जाता। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? कार्टिलेज के अंदर गुर्दा। तो मानव शरीर में वसा का संचय जो है होता है वो बताना है हमने। इसमें हम कहेंगे वसा उत्तक जो होते हैं, एरियोलर उत्तक, एडिपोज टिश्यू इंग्लिश के अंदर इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, असित मैट्रिक्स के अंदर, हड्डियों के अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। सिकुड़ा हुआ प्रोटीन जो है कहाँ पर पाया जाता है? मांसपेशियों के अंदर। इच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं आपकी अंग के अंदर, तंत्रिका उत्तकों में नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें तो टेंडन, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड है। 18th तंत्रिका कोशिका में शामिल नहीं है। 18th का जो है सी, टेंडन, एक ही तरह के क्वेश्चन आ गए आपके। 17 और 18 शामिल नहीं है या पाया नहीं जाता। निम्न में से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता और अंग के अंदर की जगह को भरता है? तो इसमें हमें याद रखना है एरियोलर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, पेशी उत्तक जो बिना थकान और जीवन भर कार्य करते हैं, अपने आप जो पूरी कार्य करते रहते हैं, इसमें हृदय की मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका शरीर के कोटिलोसिनम उत्तक में पाई जाती है? अब इसके अंदर हमारा 21 में आएगा डी ऑप्शन, फ्लोएम में मौजूद मृत तत्व कौन सा होता है? तो इसमें फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर, बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी 3 तो इसमें जीवित होते हैं। इनमें से कौन सी परिपक्व पर अपना केंद्रक नहीं खोता है? 23 का अगर हम देखें तो सहयोगी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल इंग्लिश में इसको हम कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों में किसकी उपस्थिति के कारण पानी के नुकसान की दर कम हो जाती है? इसमें आएगा हमारा ए ऑप्शन। एक लंबे पेड़ की लंबाई कई शाखाएं होती हैं, वह उत्तक जो शाखाओं में जल के पार्श्व मार्ग में परिवर्तित करने में सहायता करता है। तो इसमें हम लिखेंगे डी ऑप्शन, जाइलम वहिकाएं। 26 गन्ने के पौधे का शिरा यदि खेत से हटा दिया जाए तो उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी, एक की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे इंटरकैरली मेरिस्टम, मतलब ऊपर से काटने के बाद भी उसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है। जमीन के स्तर से कुछ मीटर की ऊंचाई पर पेड़ के तने में एक कील डाली जाती है। 3 साल बाद जो है वो ऊपर की ओर बढ़ेगी, नीचे जाएगी, या किस स्थिति में रहेगी वो बताना है हमने। तो एक ही स्थिति में रहेगी वो। पैरेन्काइमा कोशिकाएं अपेक्षाकृत अनिर्दिष्ट और पतली दीवार, मोटी दीवार वाली विशिष्ट लिग्निफाइड, इनमें से कोई नहीं। 28 हमारा है ए ऑप्शन। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? कौन सी कोशिकाओं के कारण होता है? स्क्लेरेन्काइमा।
कारक कोशिकाओं को सेलुलोज की उपस्थिति में पानी और गैसों के अभ्येदन किया जाता है, तो इसमें आएगा हमारा सुबिरिन। स्थलीय वातावरण में पौधों की उत्तरजीविता किसकी उपस्थिति के संभव है, इसके अंदर हम कहेंगे उत्तक का संचालन, बी ऑप्शन। गलत कथन चुनना है हमने इसके अंदर। कला उत्तकों के बीच अंतरकोशीय स्थान होते हैं, इसमें आपका सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आमतौर पर मौजूदा जल समयक उत्तक होता है, टेरिकेड्स। उसके बाद क्वेश्चन आपका चैप्टर 8 है, मोशन वाला चैप्टर। इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके। पहला है, एक कण तराजी के वृत्ताकार के पथ में घूम रहा है, आधे वृत्ताकार के विस्थापन के लिए जो है इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें आएगा 2cr, ट्वाइस ऑफ cr हो जाएगा ये। एक पिंड का वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, सबसे बड़ी ऊंचाई h जिसके लिए उपयोग होगा, तो 2 mgh हो जाएगा ये। किसी गतिमान वस्तु में विस्थापन की दूरी को संख्यात्मक अनुपात की अगर हम बात करें तो 1 डॉट के बराबर या उससे कम। उसके बाद यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के तो वस्तु के साथ गति की अगर हम बात करें तो एक समान त्वरण उसके अंदर रहेगा। दिए गए V1 ग्राफ में अनुपात लगाया जा सकता है कि वस्तु जो है वो क्या करेगी, एक समान गति के अंदर रहेगी। ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश मीडियम में देखने पड़ेंगे, हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो पाए ढंग से। कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रखे हैं। मान लीजिए कि एक लड़का सवारी का आनंद ले रहा है, रोज को 10 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से गतिमान, इसका तात जो है पर यह है कि लड़का क्या कर रहा है उसके अंदर हमें बताना है। तो त्वरित गति के समान उसके बराबर रहेगी के अंतर्गत AVT ग्राफ एक जो है भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी इकाई 7th का बी ऑप्शन मैग्नीट्यूड। 4 कारें ABCD एक समतल सड़क पर चल रही हैं, उनकी दूरी बनाम समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। सही कथन हमने बताना है इसके अंदर, बी ऑप्शन कार बी सबसे धीमी है। तो इसमें हमें ये देखना है कि कितनी तय की गई दूरी है। देखो सी ने जो है दूरी तो कम तय की है, लेकिन समय दूरी सबसे ज़्यादा और समय सबसे कम लिया है, और बी ने जो है दूरी सबसे कम तय की गई और समय भी सबसे ज़्यादा, तो इसमें कार बी सबसे धीमी गति के ऊपर है। वस्तु सही ढंग से कौन सी आकृति गति की एक समान गति का प्रतिनिधित्व बनाती है, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा सही ग्राफ है आपका, तो 9th का ए आ जाएगा जब एक समान गति की बात आती है। तो उसके बाद 11th क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से गति के किस मामले में चली गई दूरी और विस्थापन परिणाम समान होंगे। यदि कार सीधी सड़क पर चल रही है तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी। क्वेश्चन चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फिज़िक्स के थोड़े कन्वर्जन और प्रॉपर नहीं हो पाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं एक त्वरित गति के सीधे रास्ते पर चलने वाला वस्तु के लिए सही है। इसके अंदर हम देखेंगे ये हमेशा पृथ्वी से दूर चला जाता है। गति और परिकृतक्रिया के नियम के अनुसार हमेशा एक ही शरीर पर कार्य करती हैं, हमेशा अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल पर लगी गेंद को पकड़ने के बाद हमेशा हाथों को पीछे की ओर खींचता है। गोलकीपर को क्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हाथों पर गेंद द्वारा लगाए गए बल को कम करने। किसी वस्तु की जड़ता वस्तु का कारण बनती है। 4th का आएगा आपका सी ऑप्शन। चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका मतलब कि ट्रेन की गति, ये क्वेश्चन कई बार आता है, त्वरित है, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम देखें तो एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के द्रव्यमान स्पीड है, फिसल रही है। एक घर्षण रहित मेज पर वस्तु को समान वेग से गति रखने के लिए आवश्यक बल F निकालने में हमें फोर्स निकालने है इसके अंदर। तो ये पूरा क्वेश्चन ही इसको रहने दीजिए।
रॉकेट किसके संस्करण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत गति। उसके बाद भरा पानी का टैंकर की ऊंचाई एकमात्र समान चाल से अचानक बैरिक लगा टैंक पानी के पीछे की ओर चला जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आएगा, आगे बढ़ेगा। तो ये इतने ही प्रश्न हैं, इनको आप देख लें और बुक के साथ में रेफ़र कर लें। थैंक